सभी व्यूअर्स को अभिषेक चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको विभिन्न चैनलों के माध्यम से या मेरे चैनल के माध्यम से पता चल गया होगा कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हमारा फरवरी में हुआ था, जो कि कैंसिल हो चुका था, उसकी डेट आ चुकी है, जो कि आपके अगले महीने अगस्त में वो एग्ज़ाम है। ठीक है, जो कि आपका 5 दिन तक ये एग्ज़ाम चलने वाला है। प्रत्येक दिन आपकी 2 शिफ्ट चलेंगे। तो उसी को देखते हुए या आगामी CGL की जो परीक्षा है, यूपी PCS की परीक्षा हो, आपकी कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसको देख के यहाँ पर मैं आपकी कुछ पेपर डिस्कस करा रहा हूँ, जो कि पुराने पेपरों में ये सवाल आ चुके हैं। ठीक है, उन यहाँ पर मैं आपका 360 डिग्री का एक एनालिसिस कराने वाला हूँ। इनको देखते हुए जो आगे एग्ज़ाम आएंगे तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो इस पर मैंने काफ़ी मेहनत की हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय गैंडे के बारे में कि भारतीय गैंडे पाए कहाँ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। ठीक है, और थोड़ी बहुत उसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको पता होना चाहिए, जो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में लोकेट है। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि गैंडे यहाँ मिलेंगे नहीं। जहाँ दलदली भूमि होगी गैंडे वहाँ पाई जाएंगे। दूसरा है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं, मध्य प्रदेश भाई। यहाँ कैसा एरिया है? सूखी भूमि है, तो यहाँ पर भी गैंडे नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं काजीरंगा। काजीरंगा एक सींगी गैंडे के लिए फेमस स्थान है। तो आपका जो आंसर होगा वो काजीरंगा अभ्यारण्य होगा। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन सारे ऑप्शन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो जिम कॉर्बेट जो आपका नेशनल पार्क है वो कहाँ है? भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क यही था। ठीक है, 1936 में ये हेली नेशनल पार्क के नाम से बनता है और उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है और बड़ी संख्या में यहाँ बाघ पाए जाते हैं, जिसके लिए ये फेमस है। यह है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, के अंतर्गत आने वाला है प्रथम पार्क। आई बात आपकी समझ में? ठीक है, ब्रिटिश काल में ये बना था। दूसरा देखते हैं कान्हा नेशनल पार्क, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखते हैं आगे, शायद 9 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें कान्हा नेशनल, ये किसके लिए फेमस है? 12 सिंगा जो आपका हिरन है उसके लिए ये कान्हा नेशनल पार्क फेमस है और मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? आपका कर्नाटक में लोकेटेड है। ठीक है, एशियाई जो हमारे हाथी हैं, ठीक है, साउथ एशिया में उनका निवास स्थल है ये सबसे बड़ा। जो एशियाई हाथी पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? बांदीपुर नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा इनकी संख्या यहाँ पर मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका काजीरंगा नेशनल पार्क असम में लोकेटेड है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होकर निकलती है और हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर, यहाँ पर जो है टाइगरों की सबसे ज्यादा सघनता पाई जाती है। ठीक है, और दुनिया के 2/3 जो कि राइनोसोरस हैं, जो कि गैंडे हैं, वो यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और एक सींग वाला जो भारतीय गैंडा है वो भी यहीं पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ पर देखिए एक भूमि होती है बील टाइप की, दलदली भूमि यहाँ पर पाई जाती है, जिसके लिए भी काजीरंगा नेशनल पार्क आपका जाना जाता है। और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है और ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एक चीज और देख लेते हैं, असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो यहाँ पर मैंने आप पे एक मेमोनिक बना रखा है मोंक DDR के नाम से। ठीक है, तो आपको अगर असम के नेशनल पार्क याद करने हैं तो देखिए, सबसे पहला मोंक क्या होता है? मोंक माने होता है सन्यासी। M4 मानस नेशनल पार्क हो गया, O4 औरंग नेशनल पार्क, N4 नामेरी, K4 काजीरंगा नेशनल पार्क, D4 डिब्रू सईखोवा। ठीक है, अगली D दिहंग पटकई और R4 रायमोनन। अगर आप इसको 1-2 बार देखते हैं अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत फायदा देने वाला है। ऑप्शन एलिमिनेट में जरूर देगा और कहीं कोई नेशनल पार्क पूछा जाएगा अगर मैचिंग में कौन से स्टेट से है तो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन बात करता है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे? जहां अत्यधिक वर्षा होगी वहां पाए जाएंगे। तो देख लेते हैं, इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है अरावली पहाड़ियों पर। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों पर या राजमहल पहाड़ियां या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा मैप के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं, जब इंडिया में मानसून आता है तो आपका ये अरब सागर वाली जो शाखा है ये दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, सबसे पहले वेस्टर्न घाट की तरफ से और दूसरा हमारी इधर को बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। यहाँ से हमारे मानसून, ठीक है, भारत में आते हैं।
तो ये जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर की, जो कि वेस्टर्न घाट का ये पश्चिमी एरिया है। ये है पूर्वी ईस्टर्न एरिया, ये है आपका वेस्टर्न एरिया जो कि पश्चिमी है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो आपको पता होनी चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्षा होगी, सीधी बात है। तो यहाँ कैसे वन मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर वन पाए जाएंगे, ठीक है। और आपका यहाँ पर आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, ठीक है, मिजोरम, मेघालय, ये जो आपके राज्य हैं, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो आपकी गारो, खासी, जयंतिया नामक यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन था हमारा। सबसे पहली बात करिए अरावली रेंजेस की। देखिए जब यहाँ तक हमारी वर्षा आती है अरावली रेंजेस, तो यहाँ पर मानसून हमारा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ 100 सेंटीमीटर की समदाब रेखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके शिवालिक पहाड़ियों की यहाँ पर बात करिए। हिमालय में वैसे भी बहुत कम वर्षा होती है, या तो वहाँ वर्षा किसके माध्यम से होती है, स्नोफॉल के माध्यम से। तो अब अगला ऑप्शन आपका कौन सा है, राजमहल की पहाड़ियों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इसका आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता चल गया होगा। अब देखते हैं अगला, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसमें सबसे अधिक होता है। देखिए वायुमंडल में आपको पता होगा मौसम परिवर्तन होता है। अगर आपने लूसेंट भी पढ़ी है, कोई भी किताब पढ़ी है, ये क्वेश्चन आपका कई एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जो हमारे मौसम संबंधी जो घटनाएं जितनी भी हैं वो आपकी क्षोभ मंडल में होती है। ये आपको पता होना चाहिए, देखते ही आप लगा सकते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको लेयर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, जो भी लेयर है यहाँ पर। देखिए हमारा जो वायुमंडल है उसमें लेयर देखिए, ये हमारी अर्थ हो गई। अर्थ के ऊपर जो हमारा ये ट्रोपोस्फेयर है, जिसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। तो वायु संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो आपका कहाँ पर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में। और इसमें ऊंचाई पर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ऐसे ऐसे यहाँ पर तापमान घटता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर एक हमारी परत आती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ऐसी परत है जो हमारी पृथ्वी को, जो हमारी रेडियो एक्टिव किरणें आती हैं सूर्य से, उनसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ से ऊपर जब हम चलेंगे तो उससे ऊपर वाली हमारी लेयर है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, और हिंदी में बोलते हैं उसे हम समताप मंडल। देखिए यहाँ पर जो हवाएं हैं बहुत ही ज्यादा मंदी हैं, ठीक है, एकदम शांत वातावरण है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे एरोप्लेन, हमारे फाइटर जेट वगैरह तो इसी आपका कहाँ पर उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, जिसे हम समताप मंडल बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान क्या हो रहा था, घट रहा था, और यहाँ ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ रहा है। इससे ऊपर आप चलेंगे जैसे हम बोलते हैं मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर क्या है, देखिए मीजोस्फीयर में हमारे मेट्रॉइड्स, जो हमारे उल्कापिंड होते हैं, ये सब पाए जाते हैं। यहाँ पर इनका ज्यादा वो है, ठीक है। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, मीजोस्फीयर के बाद यहाँ पर एक लाइन आती है कर्मल लाइन। ये पूछा जाता है कि जो कर्मल लाइन है वो आपके कौन से मंडल के ऊपर है। तो मध्य मंडल के ऊपर के बाद आपकी कर्मल लाइन स्टार्ट हो जाती है। ये क्या होती है, स्टार्ट ऑफ आउटर स्पेस, मतलब यहाँ से आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है, बाहरी, ठीक है। इसमें क्या होता है आउटर स्पेस के बाद, यहाँ पर देखते हैं अगला है आयन मंडल। आयन मंडल मतलब थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, थर्मोस्फीयर में हमारे सैटेलाइट वगैरह जो भी हैं वो सब पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रकार के बादल पाए जाते हैं जिन्हें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा आपका बायोसिस बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ के बाद एक्सोबीस, मतलब ये हमारा आउटर स्पेस। यहाँ के बाद हमारा जो भी क्या कहते हैं स्पेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जितना भी है, जिसे हम बहिर्मंडल बोलते हैं। यहाँ पर हमारे स्पेस से, ठीक है, ये सब मिलते हैं। अगर आपको इसको याद रखना है तो इसको याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक बना रखा है, जिसे हम आप याद रख सकते हैं, से ए, ठीक है, बे। देखो 6 से आपका क्षोभ मंडल पता चलेगा, लेयर नीचे से ऊपर की तरफ। से आपका समताप मंडल, में से आपका मध्य मंडल, ठीक है, ए से आपका आयन मंडल, और बे से आपका बहिर्मंडल। ये आपको ध्यान रखना है, छसमत के नाम से याद रख सकते हैं आप, ठीक है, छसमत, ठीक है, छसम बे, ठीक है। बे को आप छोड़ दीजिए, आपको पता होना चाहिए कि ए आयन मंडल के बाद आपका बहिर्मंडल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, तो आपको पता चल गया होगा उसमें कि हमारा जो क्षोभ मंडल है इसमें सारी घटनाएं दैनिक मौसम संबंधित, परिवर्तन संबंधित यहीं पर होती हैं। अगला ऑप्शन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर बात करी जा रही है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। देखिए स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए 149 मिलियन किलोमीटर आपकी पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पर्वत होते कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पर जो मेजर बात करी जा रही है, आपको 4 प्रकार के पर्वतों के बारे में बात करी जा रही है।
एक वलित पर्वत, एक ब्लॉक पर्वत, एक अपशिष्ट पर्वत, एक ज्वालामुखी पर्वत। अगर आपको पता होगा कि पर्वत बनते कैसे हैं, देखिए ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए वलित पर्वत कैसे होते हैं। वलित पर्वत होते हैं, मान के चलिए आपकी ये दो प्लेट हैं, प्लेट ए प्लेट बी, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, प्लेट ए प्लेट बी। होता क्या है कि प्लेट आपस में कन्वर्जन होती हैं, जब आपस में मिलती, जो हल्की प्लेट होगी वो तो ऊपर की तरफ जाएगी, जो भारी प्लेट होगी वो नीचे की तरफ जाएगी। जब ये दोनों प्लेट आपस में मिलेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ये जो प्लेट नीचे जाएगी उसके बाद ये पिघलेगी, उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपका क्या बनेगा, पहाड़ बनेंगे, ठीक है, जो पर्वत बनेंगे, ठीक है, जी रेंजेस बनेगी। ये कैसे होते हैं आपके वलित पर्वत, ठीक है, ये नवीन टाइप के होते हैं और ये आज भी बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें बात करी जा रही है अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत देखिए कैसे होते हैं, जो पुराने पर्वत हैं जो कि पहले बहुत पहले बन चुके हैं, अब क्षय के माध्यम से टूट टूट कर नीचे होते जा रहे हैं, मतलब उनकी ऊंचाई घटती जा रही है, जिन्हें हम बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। जैसे भारत में अरावली है, नीलगिरी पर्वत है, ये सब। अगला देखते हैं ब्लॉक पर्वत। देखिए ब्लॉक पर्वत में क्या होता है, मान के चलिए हमारे भूमंडल का एक पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो साइड वाले जो एरिया है, ये नीचे साइड वाले जो एरिया है ये तो यहीं के ही रहते हैं, और ये जो बीच वाला एरिया है नीचे धस जाता है। ऐसे बनते हैं ब्लॉक पर्वत। जैसे आप भारत में देखेंगे सतपुड़ा रेंज, विंध्य रेंज और पाकिस्तान की जो साल्ट रेंज है, तो किसके उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत के। अगर आप इसका विश्वव्यापी स्तर पर उदाहरण देखेंगे तो आपका ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है वो क्या है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, सबसे उत्तम, ठीक है। अगला है आपका ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कैसे होते हैं, ज्वालामुखी के माध्यम से बनते हैं। ज्वालामुखी क्या है, एक पर्वत में ऊपर छिद्र होता है जिसमें से लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है जो कि लावा के माध्यम से जम जाता है, ठीक है। तो ऐसा उदाहरण कहाँ पर है, इसका सबसे फेमस उदाहरण है आपका किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, अफ्रीका का, ठीक है। और एक पोपा है जो कि म्यांमार में है। तो आपको पता चल गया होगा इस सब के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय, ये कैसे पर्वत है आपके वलित पर्वत के ये उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ पर्वतों की श्रेणियों के बारे में हम जान लेते हैं जो कि वर्ल्ड स्तर पे है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं पर्वत की कुछ श्रेणियां, ठीक है। देखिए रॉकीज, ये उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका में कौन से पर्वत पाए जाते हैं, रॉकीज। और साउथ अमेरिका में आपके एंडीज पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ पर माउंट एल्बर्ट ऊंची चोटी है ये, ठीक है। और अगर आप एंडीज में जाएंगे तो यहाँ पर माउंट एकांगुआ, ठीक है, ये सबसे ऊंची है। अभी आप उत्तरी अमेरिका के अगर पूर्वी भाग को देखेंगे तो यहाँ अल्पेशियन माउंटेन है, ठीक है। देखिए अफ्रीका में एटलस माउंटेन, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है। अफ्रीका में नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग नाम की पर्वतमाला है, ठीक है। यूरोप में आपका आल्प्स है, जर्मनी में है, या आपका फ्रांस में है, इटली में है, यहाँ पर इसकी सीमा लगती है। माउंट ब्लैंक यहाँ पर एक ऊंची चोटी है, ठीक है। स्कैंडिनेवियन पर्वत, ये जो आपके तीन चार देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये कौन से स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो यहाँ आपके कौन से पर्वत हैं, स्कैंडिनेवियन। देखिए अगर आप रशिया चले जाएंगे तो यहाँ पर यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप अल्टाई पर्वत, कहाँ पर है आपका, ये रशिया के नीचे है, ठीक है, चाइना की तरफ, ठीक है। हिमालयन रेंज, ठीक है, वलित पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट आपकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप अफ्रीका यहाँ पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया का जो आपका पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर है आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। यहाँ कौन सी, माउंट कॉकपस, ये सबसे ऊंचे यहाँ पर हाईएस्ट पीक है इसकी। तो आपको थोड़ी जानकारी पता चली होगी। देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम अनेक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा एक हॉलिस्टिक वे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके ऊपर सबसे बड़ा डेल्टा, अगर आपको पता होगा, ये वैसे जनरली पता होना चाहिए, सबसे बड़ा डेल्टा है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारे सुंदरवन पाए जाते हैं, सुंदरवन पाए जाते हैं। क्यों, यहाँ पर एक सुंदरी नाम का वृक्ष होता है जिसके कारण ये सुंदरवन होते हैं। जो 2004 की सुनामी आई थी वो सुंदरी वृक्ष के कारण ही भारत में सबसे कम नुकसान हुआ था, ठीक है। तो अबे महानदी डेल्टा आपका कहाँ है, ये आपका ओडिशा में लोकेटेड है। महानदी डेल्टा कहाँ पर है आपका, ओडिशा में, ओडिशा में लोकेटेड है। नील नदी का डेल्टा आपका उत्तरी अफ्रीका में लोकेटेड है, ठीक है, जो कि मिस्र में है। देखिए कृष्णा कावेरी डेल्टा, कृष्णा कावेरी डेल्टा की यहाँ पर बात करी जा रही है। आपका दक्षिण भारत का उद्यान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, दक्षिण भारत का उद्यान, उद्यान मतलब बाग भी बोला जाता है। कैसे, कृष्णा कावेरी नदी के डेल्टा हो। तो आपको अब यहाँ से एक चीज जानकारी पता चल गई होगी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में लोकेटेड है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन, ठीक है। यहाँ पर बात करी जा रही है हमारे नेशनल जो
इसके जो आंकड़ों की बात करी जा रही है, तो आंकड़ों को इकट्ठा कौन करता है? तो यहाँ पर ये आपका देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगर आपको इन 2-4 चीज़ों के बारे में जानकारी होगी तो योजना आयोग का क्या होगा, काम क्या होगा? योजना बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा वो देखिए आकलन करना, समअंकों का। अंकों की बात कहाँ करी जा रही है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, जैसे बोलते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या करता है? आंकड़े एकत्रित करता है। और भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ठीक है, मतलब ब्याज दरों को घटाता है, बढ़ाता है, ये सब काम करता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय आपका एक अलग चीज है। तो यहाँ पर थोड़ी सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसके बारे में देखिए CSO के कार्य क्या है। राष्ट्रीय लेखा के संकलन का काम ये करता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन करता है ये आपका। ठीक है, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करता है, आर्थिक गणना का भी आयोजन करता है यार। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे हम बोलते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये भी करता है, इसका संकलन करता है। और राष्ट्रीय आय के समअंकों का आकलन करता है। ठीक है, CSO बनता कब है? 25 मई 1951 को ये फाउंडेड होता है और इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। ये आपकी एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बात करता है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी एक जानकारी और मैं आपको बता दूं। RBI आपका कब बनता है? 1934 का एक्ट आता है RBI एक्ट, उसके माध्यम से RBI आपकी 1935 में स्थापित होती है यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। ठीक है, और जब भारत आज़ाद होता है, आज़ाद होने के बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। अगला देखते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई दी थी। देखिए बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी क्या है कि जब कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो रोजगार की तलाश तो करता है लेकिन वह काम पाने में सफल नहीं होता। मतलब रोजगार की तलाश तो है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं? बेरोजगारी बोलते हैं। सामान्यतः इसमें 15 से लेके आपके 59 वर्ष की आयु के लोग आते हैं। ठीक है, जो कि हमारी कामकारी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर बात करी जा रही है आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी की। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी को इंग्लिश में बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर होता क्या है? देखिए किसी काम को करने में, ठीक है, किसी काम को जरूरत से अगर ज़्यादा लोग करते हैं, मान के चलिए कि अगर किसी फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 100 लोग नहीं सॉरी, मान के चलिए किसी फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? एक दिन में 100 जूतों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, 100 जूतों का अगर इसमें से 2 लोग निकाल दिए जाए, बचे कितने? 8, फिर भी क्या होता है? 100 जूतों का ही उत्पादन होता है। तो ये बचे जो 2 लोग हैं, ये क्या है? ये प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। तो आपकी ऐसी बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलेगी? खेती में देखने को मिलेगी। कैसे? आप देखते होंगे कि घर में 4 मेंबर हैं, ठीक है, 5 बीघा खेत है, उसमें 2 लोग काम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, या एक ही आदमी काम कर सकता है। अगर वो चारों के चारों एग्रीकल्चर में ही लग जाए तो उत्पादन कुछ ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं, कि जी बढ़ता ही चली जाएगा। कि एक आदमी करेगा तो 5 किलो चावल होंगे और 2 आदमी करेंगे तो 10 किलो। तो एक सीमांत मतलब सीमित है। ठीक है, तो ये किस में पाई जाती है? आपकी कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए कृषि क्षेत्र में एक और बेरोजगारी पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। मतलब जैसे फसल उगाई जा रही है, ठीक है, उसकी नराई करी जा रही है, कटाई करी जा रही है, उस टाइम तो काम होता है लोगों के पास, पर उसे खत्म होने के बाद लोग क्या है? रोजगार में नहीं लिप्त होते। ठीक है, तो आपका 2 तरीके की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, और कौन सी बेरोजगारी? मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेरोजगारी की और बात, फैक्ट्री क्षेत्र में देखिए कौन सी बेरोजगारी होती है। फैक्ट्री क्षेत्र में आपको बेरोजगारी मिलेगी जनरली संरचनात्मक बेरोजगारी। देखिए इसे बोलते हैं हम आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है? मान के चलिए पहले स्कूटर का उत्पादन होता था, आज क्या है? नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में आज क्या है? गाड़ी की मांग ज्यादा है, मतलब कार की मांग ज्यादा है। तो होगा क्या? अब जो स्कूटर करने वाले लोग हैं सही, उनकी मांग कम हो जाएगी, कार वालों की ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, ये सप्लाई साइड की तरफ से होती है। ठीक है, वर्तमान कौशल जो है इसमें अप्रचलित हो जाता है। देखिए हम जो बात करते हैं कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो बात करते हैं, उसमें ये इसका कारण बन सकती है। ठीक है, मतलब रोबोट जब काम करेंगे तो आदमी क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। ठीक है, सेवा क्षेत्र, ये सेवा क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी होती है? सेवा क्षेत्र में होती है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब तकनीकी के माध्यम से, मान के चलिए पहले हम कोई टाइपराइटर काम करता था, वो टाइप करता था, आज क्या है? उसका काम खत्म होगा। क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है मार्केट में। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो बहुत लोगों का काम खत्म कर देगी।
अगला देखते हैं, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है। देखिए कोई भी योजना बनती है उसके जो उद्देश्य होंगे वो क्या होंगे, सदा पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि भारत, पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, सीधी बात है भाई, नेशनल इनकम बढ़ाना किसी भी योजना का उद्देश्य होगा। आय तो बढ़ाने की बात करी जाए, घटाने की तो नहीं करेंगे। आय और संपत्ति की असमानताओं को कम करने की बात करी जा रही है, ठीक है, मतलब आय है और जो हमारी संपत्ति है उनके बीच में जो इनइक्वालिटी है उसको कम करेंगे, ठीक है। निर्धनता उन्मूलन मतलब गरीबी को कम करने की बात करी जाएगी। और अगला ऑप्शन यहाँ पे बोलता है उपरोक्त सभी। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं और उसके बाद आपको आंसर लगाना है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा, ठीक है, योजना निर्माण का आपका उद्देश्य, ठीक है। यहाँ पर योजना निर्माण का उद्देश्य। अब देखते हैं अगला ऑप्शन, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था अगर आपने जाना होगा, सबसे पहले ही हम बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम थोड़ा थोड़ा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और परंपरागत अर्थव्यवस्था के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, ठीक है। जो पूंजीवादी हमारी अर्थव्यवस्था होती है ना, ये ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण, उनका प्रबंधन तथा निर्धारण बाजार की शक्तियों के आधार पर होता है। मतलब यहाँ पर जो मेन फैक्टर है वो क्या है, आपका मार्केट है मेन फैक्टर। डिमांड होगी तो अर्थव्यवस्था चलेगी, डिमांड नहीं होगी नहीं चलेगी। मतलब कुल मिलाकर डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी की यहाँ पर बात करेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोगों के कल्याण पर बात करी जाएगी। यहाँ जो होगा देखिए संसाधन और जो संपत्ति के साधन है उन पर क्या होगा, लोगों का हक होगा, सब लोगों का हक होगा, ठीक है। परंपरागत अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होगी, जो बार्टर सिस्टम की बात करती है। मान के चलिए मेरे खेत में मैं आलू उगाता हूँ तो दूसरा आदमी किसान होगा, टमाटर उगाता है, तो मैं उसको आलू दे दूंगा, उसके बदले उससे टमाटर ले लूंगा, ठीक है। ये है परंपरागत इकोनॉमी। बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी की। देखिए मिक्स इकोनॉमी में होता क्या है, यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण दिखाई देते हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण दिखाई देते हैं। वो कैसे, देखिए हमारे यहाँ भी रिलायंस कंपनी है, अडानी है, अंबानी है, टाटा है, ये सब क्या है प्राइवेट कंपनी है। और सरकार कंपनी भी है, देखिए BSNL है, ठीक है, इंडियन पेट्रोल है, ठीक है जी, हम नवरत्न कंपनियां होती हैं भारत सरकार की वो, ठीक है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में दोनों तरीके के गुण आपको देखने को मिलते हैं। तो अगले हम बात करते हैं भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है। देखिए भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और आपका 31 मार्च को खत्म होता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यहाँ पर बात करी जा रही है PDS के बारे में, ठीक है, PDS के बारे में। इसका लक्ष्य क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसे बोलते हैं। ये क्या है जी, 1947 में आपातकालीन स्थितियों के प्रबंधन से निपटने हेतु खाद्य तथा अखाद्य पदार्थों के वितरण में क्या करना था, इनको सुनिश्चित करना था। देखिए जैसे आज की डेट में हमें राशन मिलता है 5 किलो, तो वही वाला ये सिस्टम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, सही बात है भाई। जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना, सीधी बात है। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने को रोकना, सही बात है। और उपरोक्त सभी मैंने आपको पहले भी बताया था ऊपर एक क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन है वो सब देखने में, उसके बाद आपको आंसर लगाना ना। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करता है संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 6 से हमारे 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया। तो ये जो आपका था ये 86वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है, सन 2002 में। देखिए 2002 में आपका क्या होता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, जो आपको इसमें क्या होता है, हमारे संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा जाता है। इसमें बात करी जाती है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार होगा क्या होगा आपका, वो मूल अधिकार होगा, ये घोषित यहाँ पर किया जाता है। और जो हमारा ये 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है कि हमारी लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसमें 2026 तक एक भी सीट नहीं बढ़ाई जाएगी, ठीक है। ये भी आपका संविधान संशोधन 2002 में होता है। 88वां संविधान संशोधन जो है हमारा, ये किससे संबंधित है, ये आपका संबंधित है सेंट्रल और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच जो इकोनॉमिक रिलेशन है, वित्तीय संबंधों के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। अगला है आपका 91वां संविधान संशोधन। देखिए 91वां संविधान संशोधन हमारा 2003 में होता है। इसमें बात करी जाती है कि जो प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री सहित जो हमारी संपूर्ण मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, उसका आकार जो हमारी लोकसभा है उसके 15% से ज्यादा नहीं होगा। मतलब लोकसभा में जितने सदस्य हैं उनके 15% तक ही हम क्या बना सकते हैं, मंत्रिपरिषद बना सकते हैं, ठीक है। ये बात करता है आपका 91वां संविधान संशोधन। अगली बात करी जा रही है दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं।
आपको पता होगा हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना होगा। तो यहाँ पर बात करी जा रही है दल बदल। देखिए दल बदल क्या होता है, मान के चलिए कोई व्यक्ति यहाँ पर पार्टी है कांग्रेस और यहाँ पर है बीजेपी, ठीक है, टिकट पे चुनाव लड़ता है वो कांग्रेस पे, ठीक है, और वो चुनाव जीत जाता है, इसके बाद वो बीजेपी में मूव कर जाता है। उसे रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। देखिए इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हरियाणा के एक नेता थे जिनका नाम रखा गया था आया राम गया राम। एक दिन में उन्होंने 3 पार्टी बदली, ठीक है। ये जो आपका दल बदल कानून है ये आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया। तब हमारी संविधान की 10वीं अनुसूची में ये जोड़ा जाता है, ठीक है। इसकी धारा 2.2 ये हमें बताती है कि कोई भी आदमी अगर किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है, जीतता है और उसके बाद वो किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी, ठीक है। आप कहने लगो जी भाई ये क्यों जा रहा है, देखिए वो उसके अगर आपको जाना है तो यहाँ पर पार्टी में स्प्लिट होना चाहिए, मतलब एक निर्धारित संख्या है कि 2/3 सदस्य अगर पार्टी छोड़ते हैं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बात करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। सावधानी कैसे बरतनी पड़ेगी, देखिए एक तो होता है उच्च न्यायालय, यहाँ पर बात करी जा रही है उच्च न्यायालय, और दूसरा होता है उच्चतम न्यायालय। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देखना है, ठीक है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट होगा और उच्चतम न्यायालय होगा यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्चतम न्यायालय बोल दिया ऐसा, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ पर क्या होता है आपकी जो आयु होगी वो कितनी है 62 वर्ष होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद जो है 62 वर्ष की आयु तक धारण कर सकता है, ठीक है। यहीं पर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो है वो 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता हो। लोकसभा का विघटन जो है हमारे राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, जो कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश के माध्यम से ही किया जाएगा, ठीक है। और लोकसभा की जो कोई भी कार्रवाई होगी इसमें लोकसभा का अध्यक्ष उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, यही उस चंद्रता, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आपको ठीक जानकारी दे। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं उर्वशी के रचनाकार कौन है। उर्वशी के रचनाकार है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। ये आपका हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर ये सब चीज बतानी है। तो यहाँ उर्वशी में बात करी जा रही है राष्ट्रवाद के बारे में और ये वीर रस के ऊपर लिखी हुई है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका अजलान शाह किस खेल से संबंधित। तो ये जो हमारा अजलान शाह कप है ये हमारा हॉकी से संबंधित है और मलेशिया में ये आयोजित किया जाता हो, ठीक है। मलेशिया में ये आयोजित किया जाता है अजलान शाह कप। आगे देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए सबको पता होगा, बहुत एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी। तो ये आपकी जवाहरलाल नेहरू इसको लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बात करी जा रही है लियो टॉलस्टॉय के बारे में। तो लियो टॉलस्टॉय ने क्या लिखा, इन्होंने वार एंड पीस मतलब युद्ध और शांति लियो टॉलस्टॉय ने लिखी। सुभाष चंद्र बोस क्या लिखते हैं, सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं आपका एन इंडियन पिलग्रिम लिखते हैं, ठीक है। तस्लीम नसरीन ये आपकी बांग्लादेश की लेखिका है जो इस टाइम भारत में शरण ली हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए कबड्डी में कितने खिलाड़ी, 7 सही बात है। बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है। भारत का ये है आपका बैटन कप। ये आपका 1895 में स्टार्ट होता है, जो कि हर वर्ष कलकत्ता में होता है, ठीक है। हर वर्ष होता है आपका कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। ये कोई भी सामान्य व्यक्ति है उसके रक्त का जो पीएच स्तर होता है वो 7.4 होता है। तो देखिए इसके करीब कौन सा आंसर है 7.35 7.45। तो ये आपका आंसर यहाँ पर। प्रकाश संश्लेषण में पराहरित की भूमिका क्या है। पराहरित मतलब यहाँ पर बात करी जा रही है क्लोरोफिल की। तो उसका काम है प्रकाश का अवशोषण करना, जिसके माध्यम से हमारे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं पत्तियों के माध्यम से, ठीक है। डबल रोटी में फैलाव के लिए कौन सी गैस को लाया जाता है। तो देखिए डबल रोटी में कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगी नहीं क्योंकि शरीर के लिए हानिकारक है, ना ही अमोनिया होगी, ये भी नुकसान करेगी। ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड में से हो सकती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी जो कि डबल रोटी में फैलाव के लिए जिम्मेदार है। नींबू खट्टा किस कारण होता है। तो नींबू जो हमारा खट्टा होता है वो होता है हमारा साइट्रिक अम्ल के कारण, ठीक है। एसिटिक अम्ल जो कि सिरके में पाया जाता है, टाइट्रिक अम्ल हमारा कच्चे आम में पाया जाएगा, ठीक है, अंगूर में और इमली में ही पाया जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।
धन्यवाद।